एज़ पर ऐसे 250 कंसीडर करना लॉ एंड रेगुलेशन का इन, और जब भी हम ऑडिट करते हैं लॉ एंड रेगुलेशन को देखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मैनेजमेंट की होती है और टीसीडब्ल्यूजी की होती है। ऑडिटर चेक करेगा क्या ऐसे कोई लॉ एंड रेगुलेशन है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ रहा है, जो रिपोर्टेड अमाउंट, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट डिस्क्लोज करी है उस पर पड़ रहा है, या फिर हमारे डिस्क्लोजर जो एंटिटी ने करा है उसके ऊपर पड़ रहा है, वो उसके बारे में चेक करेगा। और ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं पड़ रहा, पर हाँ इनडायरेक्टली वो पड़ रहा है, जैसे कि अगर कुछ फाइन्स होंगे, नॉन कंप्लाइंसेज अगर कुछ करेगा कोई बंदा तो फाइन्स लगेगा, लिटिगेशन लगेगा, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही पड़ने वाला है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मैनेजमेंट की या टीसीडब्ल्यूजी की? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी की कि लॉ कंप्लाई प्रॉपर्ली हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली मैनेजमेंट की होती है और टीसीडब्ल्यूजी की होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑडिटर की इतनी होती है कि वो आइडेंटिफाई करे ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियली इफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर ऑडिटर को लगता है कि वो कुछ लॉ एंड नॉन कंप्लाइंसेस हो रहे हैं जो मटेरियली इफेक्ट कर रहे हैं तो वो उसको देखेगा, पर यहाँ पे ऑडिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंट करना कि नॉन कंप्लाइंसेस हो ही ना, अगर हुए ही ना, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की नहीं होती है। ना ही ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिटेक्ट करे कि कौन कौन से नॉन कंप्लाइंसेस नहीं हुए, वो ये चेक करे। बस हाँ, ऑडिटर को सिर्फ ये चेक करना है कि क्या क्या नॉन कंप्लाइंसेस जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ उसी को ही देखेगा। कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है जो ऐसे 200 बताता है, जिसकी वजह से ऑडिटर अच्छे से चेक नहीं कर पाता, रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस वो नहीं दे सकता। ठीक है, दिस ऐसे डिस्टिंग्विश करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो 2 पार्ट्स में बांटता है। पहला, जो लॉ एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जो भी हमारी मटेरियल अमाउंट डिस्क्लोज की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर जो भी नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर दी गए उसके ऊपर हमारा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। और ऐसे अदर लॉ एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता बट इनडायरेक्टली कंप्लाइंस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम वो कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो हम अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, बिजनेस को चला नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा उन लॉ एंड रेगुलेशन के लिए जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड प्रोसीजर लगा देना उन लॉ एंड रेगुलेशन के लिए जिसका मटेरियल इफेक्ट, जिसका क्या बोलते हैं इनडायरेक्टली मटेरियल इफेक्ट पड़ता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसका एग्जाम्पल तो ऑलरेडी बता दिया है, लोन्स एंड पेनल्टी हो सकता है। नॉन कंप्लाइंसेस की डेफिनेशन क्या होती है, नॉन कंप्लाइंसेस की डेफिनेशन होती है एज अ एक्ट ऑफ ओमिशन, ऐसा कुछ एक्ट करना जो ओमिट कर दिया, हमने जानबूझ के कुछ किया नहीं है या फिर कुछ अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जो अगेंस्ट है हमारे प्रोविजन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन के। ये सेम नोक्लार की डेफिनेशन है बट डिफरेंसेस है इन दोनों के अंदर। इसके बाद ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ऑडिटर कैसे कंसीडर करेगा। सबसे पहले ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्लाइंट के ऊपर क्या क्या लॉ एप्लीकेबल होने वाले हैं और वो किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है और क्या एंटिटी उस लॉ को कंप्लाई प्रॉपर्ली कर रही है या नहीं कर रही है। ऑडिटर प्रॉपर्ली सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा उन लॉ एंड रेगुलेशन का जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है हमारी मटेरियल अमाउंट पे एंड डिस्क्लोजर पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ठीक है, ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा उन नॉन कंप्लाइंसेस का भी जिसका डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ रहा बट हाँ इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ रहा है और वो मटेरियल ही है। ठीक है, ऑडिटर वो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा और इंस्पेक्ट करेगा कि क्या कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अथॉरिटी है जिससे वो पूछताछ कर सकता है। इसके बाद आता है हमारा कि ऑडिटर हमेशा अलर्ट रहेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करेगा, WR लेगा कि मैनेजमेंट ने जो भी उसको नॉन कंप्लाइंसेस के बारे में बताया है या फिर डिस्क्लोज़ किया है वो प्रॉपर किया है या नहीं किया है। ऑडिटर का प्रोसीजर क्या होता है कि अगर उसको कुछ नॉन कंप्लाइंसेस दिखते हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि कैसा नेचर का नॉन कंप्लाइंसेस है और उसका किस सर्कमस्टांसेस में ये ऑकर हुआ है, किस सर्कमस्टांसेस में ये हुआ है। इसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका इफेक्ट मटेरियल आ रहा है या इमटेरियल आ रहा है। इफ़ द ऑडिटर सस्पेक्ट, अगर उसको लगता है कि इसका इफेक्ट जो आ रहा है मटेरियल आ रहा है तो वो नॉन कंप्लाइंस के बारे में ये मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा या फिर टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करेगा। अगर उसको लगता है कि मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी प्रॉपर्ली सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो ऑडिटर लीगल एडवाइस भी ले सकता है। और अगर उसको लगता है कि नॉन कंप्लाइंसेस वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो वो अपना ओपिनियन में उसको एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग कैसे होती है, रिपोर्टिंग 3 टाइप से होती है। पहला वो रिपोर्टिंग करेगा टीसीडब्ल्यूजी से, दूसरा रिपोर्टिंग करेगा हमारा ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन करेगा और तीसरा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। पहला रिपोर्टिंग क्या होता है, टीसीडब्ल्यूजी, अगर अनलेस ऑल द टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व नहीं है, अगर टीसीडब्ल्यूजी हमारा इन्वॉल्व नहीं है तो सीधा हम जाके कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को कि टीसीडब्ल्यूजी नॉन कंप्लाइंसेस कुछ हुए हैं लॉ एंड रेगुलेशन में जो ऑडिटर के अटेंशन में आए हैं। पर अगर ऑडिटर को लगता है कि सस्पेक्ट लगता है कि मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, टीसीडब्ल्यूजी भी इन्वॉल्व है, तो वो
कम्युनिकेट करेगा नेक्स्ट हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी से। उसमें वो ऑडिट कमेटी भी हो सकती है, या फिर अगर वो नहीं है